हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे साथ आप लोगों का फिर से। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसके साथ आपका 10 क्वेश्चन के अलावा भी कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन नाम है, बाकी इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ऐसी रक्त वाहिका कौन सी है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो उसे कहते हैं धमनी। धमनी क्या होती है? बाएं हृदय से रक्त को फेफड़े की ओर ले जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फुफ्फुसी धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन का एक ताज़ा आपूर्ति ले जाने के लिए हृदय के दाईं ओर से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है दाएं हृदय से लेकर। पूछा जाता है कि किस कहाँ से लेती है? बायां हृदय, दायां हृदय ऑप्शन में होगा, या फिर और भी चीज़ें फेफड़ा से हृदय की ओर, तो हृदय से फेफड़े की ओर ले जाती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं? तो विटामिन बी का कौन सा सदस्य नहीं? तो विटामिन कितने बी में कितने चीज़ आते हैं? विटामिन बी में आता है कौन कौन? विटामिन B1, B2, B3, B5, ऐसे जो आते हैं टोटल 8 विटामिन होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें थियामिन, राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड हैं, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड इसमें सम्मिलित नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर इसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर हो गया। अब जो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन, विटामिन B12 में कौन कितने आते हैं? 8 विटामिन होते हैं। कितने? 8 विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B5, B3, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थियामिन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B3 को नियासिन कहा जाता है। B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। B6 को पायरोडेक्सिन कहा जाता है। और B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसमें अलग अलग पूछा जाता है, कभी कभी आपको दे दिया जाता है मिलाने के लिए B1, B2, B3 विटामिन ऐसे दिया होता है, उसके आखिर आगे उसका एक नाम लिखा हो जाता है B1 थियामिन, तो इसको मैच कराना होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक एसिड है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसा क्या है जो कवक में जिनकी कमी होती है, कवक में वो नहीं पाया जाता है? तो आप लोगों को सबको पता होगा कवक क्या होते हैं। कवक में किस चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन तो होता ही है, जाहिर सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, क्योंकि कवक क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, जबकि पौधों का कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जिनकी वजह से और जो होते हैं जैसे और जानवर होते हैं, वो पौधों के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और इसके द्वारा ऑक्सीजन को की और ज़्यादा उत्पत्ति करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? हम जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन पौधों द्वारा जारी किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो आगे मनुष्यों और अन्य जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण में संलग्न नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है, क्या एक सरीसृप बनाता है? तो ऐसा क्या है जो एक सरीसृप बनाता है? तो उसको क्या होता है? जो अंडा देना का कार्य होता है, उसके थ्रू एक सरीसृप बनाता है। तो क्या होता है? सरीसृप की त्वचा कठोर होती है, सूखी तराजू, और ज़्यादातर सरीसृप क्या करते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। वे जानवर जो खून के ठंडे होते हैं, वे तापमान को स्वचालित रूप से नहीं बनाए रखते। जैसे मनुष्य का खून क्या होता है? गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका होता है? सबसे ज़्यादा गर्म खून होता है बकरी का। तो बकरी का खून होता है सबसे गर्म। मनुष्य का खून भी गर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी टेम्परेचर है, ठंडी में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं, हर मौसम में हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्वचालित रूप से ऐसे वातावरण में खुद को ढाल लेता है, तापमान में ढाल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो
जिनका खून ठंडा होता है तो उनका तापमान क्या होता है, स्वचालित नहीं होता है, ठीक है, स्वचालित रूप से नहीं होता, तो उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अंडों को धूप में रखना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारियाँ जितनी दी जा रही हैं आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करना, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार फिर से इसको देखना, उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट होते हैं उसको क्लियर कीजिएगा कमेंट सेशन में, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन हमारा। 5वां क्वेश्चन क्या है, किस रक्त वाहिका में सबसे छोटा व्यास होता है, तो सबसे छोटा व्यास किस रक्त वाहिका में होता है, तो वह होता है भैया कोशिकाओं में। कोशिका का जो रक्त व्यास होता है छोटा सा होता है, क्योंकि कोशिकाएं खुद ही छोटी होती है तो व्यास कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के माध्यम से ले जाया जाता है, रक्त को रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के माध्यम से ले जाया जाता है। छिड़काव प्रक्रिया की मदद से कोशिकाएं ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करती हैं, ठीक है। रक्त किसके माध्यम से आपूर्ति करती हैं, कोशिकाएं ऊतकों को छिड़काव प्रक्रिया द्वारा आपूर्ति करती हैं, ओके। उसके बाद क्या है, कोशिका का व्यास कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कोशिका का व्यास होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, वहीं धमनी का व्यास होता है 30 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। तो कोशिकाओं का व्यास क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा वायुजनित रोग है, तो वायुजनित रोग इसमें पूछ रहा है, तो वायुजनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें खसरा जो है ये वायुजनित रोग होता है, वायु द्वारा फैलता है ऐसे रोग, तो उसके बारे में पूछ रहा है, यह हो गया खसरा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, क्रिप्टोकरेंसी, तपेदिक आदि रोग जो होते हैं क्या होते हैं, ये फैलते हैं, हवा द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा इनका विस्तार किया जाता है। तो ये चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक आदि रोग हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान देना। जो जितने भी पेपर होते हैं आप लोगों के, उसमें जो है ये बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना होगा, और इससे आप लोगों के क्वेश्चन निश्चित ही बनेंगे, ठीक है। तो आज भी हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगली पर एक पीले रंग की धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले अनाज प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक है, क्योंकि इनमें पौधे के जीवन का रहस्य है, ठीक है। कीमती पदार्थों में से एक है और इनमें जीवन का रहस्य भी छिपा होता है। इस धूल को क्या कहते हैं, यही पूछा गया है, तो इस धूल को क्या कहते हैं यही बताना है। तो इस धूल को पराग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस धूल को पराग कहते हैं। तो इसका देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण क्या है इसका, इसको जो पीला पाउडर होता है, जो धूल होता है, उसे पीला पाउडर कहते हैं। पीला पाउडर को पराग कहा जाता है। तो इसे रखने की वाली छड़ी को जिसमें ये रखा जाता है उसे स्टेमैन के रूप में जाना जाता है। पूछ सकता है नाम, तो स्टेमैन भी आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम है, स्टेमैन के रूप में जाना जाता है जिसमें रखा जाता है उस छड़ी को। अब देखो इसमें कह रहा है शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है, तो शरीर के किस अंग में ये द्रव उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने के लिए पूछा है, तो ये होता है जिगर में। जिगर में या उत्पन्न होता है, जिगर को लीवर, अभी लीवर लिखा होता है सब लोग तुरंत आंसर कर देते, लेकिन जिगर लिखा है, लीवर को ही जिगर कहते हैं, तो ये यहीं पे जाना जाता है। तो अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या है, जिगर पित्त के रूप में जाना जाता है, एक पाचन तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। लीवर पित्त को गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है, कहाँ पे छोड़ता है, पित्त को गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है, ठीक है, जो आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपके लीवर के ठीक नीचे स्थित एक नाशपाती के आकार का अंग होता है। छोड़ता कहाँ पे, पित्त को गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है, ठीक। और उसका आकार कैसा होता है, दाहिनी ओर पेट में स्थित होता है और नाशपाती की तरह वो उसका आकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है, तो कौन सा हार्मोन इसमें स्टेरॉयड है यही आपसे पूछा गया है, तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है। तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है, और इसमें क्या होता है, वृषण टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है, अंडाशय एस्ट्रोजन पैदा करता है, और अधिवृक्क प्रांतस्था कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। स्टेरॉयड से हार्मोन
कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं और लिपिड घुलनशील अणु होते हैं। देखो स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं और लिपिड इसमें क्या होते हैं? घुलनशील अणु होते हैं। तो स्टेरॉयड क्या होते हैं? 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है, अंडाशय एस्ट्रोजन पैदा करता है और अधिवृक्क प्राप्तस्था और कार्टिसोल और एंडोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है जिगर का कार्य नहीं। तो जिगर का कार्य इसमें से क्या नहीं? देखो जिगर का कार्य इसमें से जिगर का कार्य होता क्या है? जिगर का रक्त का विनिमय करता है, एंजाइम सक्रियण करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ठीक है, प्रजनन का कार्य जिगर का नहीं होता है। तो प्रजनन जिगर के द्वारा नहीं होता क्योंकि वो उसका अंग ही नहीं है। तो अब इसमें देखो क्या है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। शरीर में इसके कई कार्य हैं जैसे प्रोटीन संश्लेषण और रक्त के थक्के का जमाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन संश्लेषण और पित्त का उत्पादन भी करता है। और इसका कार्य क्या होता है? रासायनिक को डिटॉक्सिफाई करता है और दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। ये क्या हो गया? ये जिगर के कार्य हैं। जिगर मतलब लीवर, ये इसके कार्य हैं, लेकिन इसका कार्य प्रजनन करना नहीं होता है। ठीक है, ये आपके आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। कितना इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब इसमें से आपको देखो कई जानकारियाँ मिली होंगी। जैसे आपको विटामिन के बारे में बताया गया तो अलग अलग मैं बताता, विटामिन ए का नाम क्या है? थियामिन। और विटामिन बी का, तो ऐसे अगर मैं अलग अलग बताता, विटामिन बी 5, तो ऐसे आप लोगों को कई क्वेश्चन हो जाते। लेकिन एक क्वेश्चन में मैंने सारे विटामिन को रख दिया, लीवर के बारे में बता दिया। जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे उस पर हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपको और भी वीडियो भी देते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक लाइक तो पक्का से पक्का दीजिए इस पर। ठीक है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।